ओके, सो जस्ट बिकॉज थोड़े कुछ दिन हो गए हैं हमने जो ये सारी चीजें पढ़ी थी, तो एक बार 5 मिनट में ब्रीफ करते हुए फिर आगे कंटिन्यू करूंगा। तो अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी थी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, तो दो तरह की हमने देखी थी। कौन कौन सी दो तरह की क्वांटिटीज थी, रिकॉल करो और बताओ। स्केलर और वेक्टर, ये वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है। और गुड, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो बेसिक क्वांटिटी है, वो 7 बेसिक क्वांटिटीज है जो जिसको डिराइव नहीं किया जाता या जिसको यूज करके हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाते हैं। कौन कौन सी फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज थी, बताओ एक बार। कॉपी में सबने लिखा ना आप लोगों ने? हाँ, सो मास, लेंथ, टाइम, इसी से एमएलटी हो गया। करंट, जिसको हम ए से डिनोट, जिसका एसआई यूनिट एम्पियर होता है, और उसको डिनोट हम यूजुअली आई से करते हैं, एसआई यूनिट उसका एम्पियर होता है। और कैंडेला, कैंडेला किसकी यूनिट है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम किससे, किसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मोल। और 1 2 टेम्परेचर। 3 4 5 6, एक कौन सा बच गया? टेम्परेचर। ठीक है, केल्विन जिसकी ऐसा यूनिट हो। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड डिराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था? डिफरेंट सिस्टम्स पढ़े थे मेजरमेंट के। ठीक है, जिसमें हमने सीजीएस, एमकेएस और एसआई यूनिटी सिस्टम ये देखा था। तो एसआई सिस्टम करेंटली जो फॉलो होता है। फिर हमने डायमेंशन स्टार्ट किए थे। तो डायमेंशन एक्चुअली क्या है? डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन है कि वो दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप बोल सकते हो। ठीक है, और ये डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सा यूनिट सिस्टम फॉलो कर रहे हो। और फिर हमने डिफरेंट क्वांटिटीज के डायमेंशंस देखे थे। ये सबको क्लियर है ना, डायमेंशन कैसे निकालते थे? और फिर उसके बाद हमने क्या क्या चीजें, ये सारे हमने किए थे। फिर हमने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस ये किया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक था हमारा, याद होगा तो, जिसमें हमने सबसे पहला एप्लीकेशन देखा था टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि इस पे बेस्ड भी हम कई सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे अगर मान लो आपका सिस्टम 1 एसआई सिस्टम है, सिस्टम 2 सीजीएस सिस्टम है, आपको उसमें कन्वर्जन करना है, तो किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये फॉर्मेट यूज करते हैं। सपोज क्यू वो क्वांटिटी है तो एन यू, यहाँ एन वो नंबर होता है, यू जो होता है उसका क्या होता है? यूनिट होता है। ठीक है, तो अगर मान लो हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो N1 U1 और N2 U2 ओवरऑल वैल्यू यहां पर सेम होगी। ठीक है, अगर आपको यहां पर N2 की वैल्यू निकालनी है तो N2 मतलब न्यू सिस्टम का नंबर क्या हो जाएगा? N1 U1 बाई U2 के बराबर हो जाएगा। अब U1 में हम पहले यूनिट सिस्टम के डायमेंशन लेंगे, U2 में दूसरे सिस्टम के डायमेंशन लेंगे। तो अगर यहां पर आप U1 बाई U2 निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? M1 बाय M2 हो जाएगा, और जो भी उसके डायमेंशन का एक्सपोनेंट है A है वो आ जाएगा L1 बाय L2, T1 बाय T2 और पावर में C। इस तरह से एक एग्जांपल हमने देखा था, अगर हम 1 जूल को 1 एर्गन में कन्वर्ट करते हैं, ये दोनों किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है। ये है एसआई में और ये कौन सी है? सीजीएस में। तो हम सबसे पहले जिस सिस्टम से कन्वर्ट कर रहे हैं उसके इन सारे डायमेंशंस को यहां पर लिखेंगे, जिसमें कन्वर्ट करें उसको यहां पर। तो N1 की वैल्यू 1 आ गई बिकॉज 1 जूल है। M1 L1 T1, तो यहां पर एसआई यूनिट मास की क्या है? केजी, तो 1 केजी हो गया। L1 लेंथ की एसआई यूनिट 1 मीटर, T1 टाइम की यूनिट 1 सेकेंड। वैसे ही यहाँ N2 हमें निकालना है, M2 L2 और T2, ये सारी वैल्यूज हमने लिख दी। अब हम क्या करेंगे? M1 केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, 1000 ग्राम्स। L1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 सेंटीमीटर। और एंड देन हम यहाँ पर N2, अच्छा एनर्जी का डायमेंशन भी हमें चाहिए, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? ML2T-2। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये 1 जूल का ये 1 आ गया। अब यहां पर M1 बाय M2, तो देखो M1 बाय M2 मतलब 1000 बाय क्या हो जाएगा? ये 1। और यहां एनर्जी के डायमेंशन में M का जो एक्सपोनेंट होता है वो क्या होता है? 1। L1 बाय L2, तो L1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 100, L2 की वैल्यू कितनी होगी? 1।
और उसके एक्सपोनेंट में क्या आ जाएगा 2। क्लियर हो गया ये चीज। T1 बाई T2 वैल्यू पुट किया, जो भी उसका एक्सपोनेंट है एज पर द डायमेंशन पुट किया, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद ये 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4 मतलब क्या बन जाएगा 10 रेज टू पावर 7। तो 1 जूल इज इक्वल्स टू क्या आ गया 10 रेज टू पावर 7 एर्गॉन। ये एग्जांपल हमने किया था एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन का, याद आया ये चीज? ठीक है। और हमने क्या क्या किया था, इसके और कई सारे एग्जांपल्स देखे थे, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो सबसे पहले ना इसी पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन देता हूं, उसको तुम लोग सॉल्व करके दिखाओ। ओके, तो सबसे पहले इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व करके दिखाना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नोट करना। अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट। A calorie is a unit of heat. A calorie is a unit of heat. मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता, इंपॉर्टेंट चीज लिखूंगा, ठीक है। एंड इट इज इक्वल्स टू 4.2 joules. And it is equals to 4.2 joules, where 1 joule is equals to 1 kg meter square पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या s रेस टू पावर -2। आगे लिखना, सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम, suppose we employ a system of unit, suppose we employ a system of unit in which unit of mass, in which unit of mass is alpha kg, unit of length is beta, unit of length is beta meter, and the unit of time is gamma second, हो गया। आगे लिखना, find the value of calorie, in new unit system, ओके। सो कैलोरी क्या होता है, अगर उसकी डेफिनेशन मैं रिकॉल कराऊं तो ये हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, आप बोल सकते हो, ठीक है। इसलिए जो एनर्जी की यूनिट है वही कैलोरी की भी यूनिट होगी। ओके, तो यहां पर आपको एनर्जी के डायमेंशन पता होने चाहिए अगर आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले एनर्जी का डायमेंशन क्या है, लिखो। एनर्जी का डायमेंशन होता है m1 L2 T-2, ठीक है। ये सब हमने डिराइव किया पुराना, भव्य तुमने भी अटेंड किया था ना ये सब? ओके। अब आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन करना है। तो अभी ये जिस सिस्टम में गिवन है ये वाली यूनिट, ये कौन से सिस्टम में गिवन है? एसआई सिस्टम। तो यहां पर लिख लेते हैं सिस्टम 1, और ये हो गया सिस्टम 2। अब इसके बाद का काम तुम लोगों को करना है, मैं नहीं करूंगा। जो अभी मैंने एग्जांपल समझाया था वही अप्लाई करना है। कोई जिसने अटेंड नहीं किया उसको समझाना है, वो बता दो, उनके लिए मैं यहां पर कर सकता हूं। ओके, ठीक है। तो इसमें कन्वर्जन का तरीका क्या होगा समझना।
यहां पर ना ये जो अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया ना, अगर आपको N2 निकालना है तो वो हो जाएगा N1, फिर यहां पर आ जाएगा M1 बाय M2 रेस टू पावर में A, L1 बाय L2 पावर में B, और फिर आ जाएगा T1 बाय T2 पावर में C। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। अब यहाँ पर ए बी सी कैसे पता चलेगा, तो आप किस क्वांटिटी को कन्वर्ट कर रहे हो, तो यहाँ हम एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एनर्जी के डायमेंशन से आपको ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्लियर है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू क्या है -2 है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया, यहाँ पर ए की जगह पे आ जाएगा 1, बी की जगह पे आ जाएगा 2 और सी की जगह पे आ जाएगा -2। ये क्लियर हो गया। अब हमें ये वैल्यूज चाहिए कि N1 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, और N2 हमें निकालना है। तो भाई N1 तो आपको किसको कन्वर्ट करना है, 4.2 जूल्स को, तो ये हो गया आपका N1, N1 इज इक्वल टू 4.2, ठीक है। N2 क्वेश्चन मार्क है, बाकी चीजें भी हम यहां पर लिखते हैं M1, L1 और T1, और इधर पे M2, L2 और T2। अब देखो इसे किस प्रकार लिखेंगे, तो M1 मतलब मास, तो अभी यहां पर जो आपको दिया गया है कि यहां पर इसका जो जूल है 1 जूल किसके इक्वल है, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब मास का यूनिट यहां पर कौन सा यूज कर रहे हैं, केजी, तो इसको लिख दो 1 kg। L1 तो लेंथ का यूनिट यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, मीटर स्क्वायर, मीटर, तो यहां पर लिख दो 1 मीटर, मीटर स्क्वायर उसकी यूनिट में आ रहा है, वो अलग बात है। और टाइम T1 तो उसका यूनिट क्या यूज कर रहे हैं, सेकेंड्स। तो यहां पर क्या है M2, तो क्वेश्चन में लिखा है कि इसमें जो मास है दूसरे सिस्टम में, मास को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्फा केजी से, लेंथ को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीटा मीटर, और टाइम को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गामा सेकेंड, तो यहां पर आ गया गामा सेकेंड। अब अगर मान लो आप लोगों को एनर्जी के डायमेंशन पता न हो तो भी जो क्वेश्चन में ये यूनिट गिवन है उससे आप उसके डायमेंशन आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो जैसे केजी लिखा है तो मतलब M1 आ जाएगा, मीटर स्क्वायर है मतलब L2 आ जाएगा, पर सेकेंड स्क्वायर मतलब T की पावर -2, समझ गए। तो ये सारी चीजें जो अभी हमने यहां पर निकाली, इन चीजों को अब यहां पर पुट करेंगे, जो अभी हमने ये फॉर्मूला देखा है इसमें पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पर M1 बाय M2, तो M1 बाय M2 मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा पहले N1 की वैल्यू रख देता हूं, तो N1 की वैल्यू 4.2 आ गया, M1 बाय M2 तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा, L1 बाय L2 तो L1 बाय L2 मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन बीटा, T1 बाय T2 मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन गामा। तो फाइनली आ जाएगा 4.2, 1 अपॉन अल्फा की पावर 1 है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो अल्फा की पावर -1, ये बीटा स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, बीटा की पावर -2, और ये गामा की पावर क्या बन जाएगा, ये +2। समझ में आई ये चीज, दैट्स इट, ये हो गया उसका न्यू यूनिट में कन्वर्शन। बताओ समझ में आ गया सबको ये, ठीक है। हटा दो फिर इसको मैं। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन और उसका एग्जांपल हमने देखा था, और भी हमने कई सारे इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। अब उसके बाद ये भी याद होगा तुम लोगों को, इसका सेकंड एप्लीकेशन क्या था, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। अगर मान लो आपको कोई इक्वेशन गिवन है तो इक्वेशन के लेफ्ट साइड वाली क्वांटिटी के डायमेंशन और राइट साइड वाली क्वांटिटी के डायमेंशन, हर एक टर्म के डायमेंशन यहां पर क्या होंगे, सेम। अगर डायमेंशन डिफरेंट आ रहे हैं मतलब वो आपका वैलिड इक्वेशन नहीं है। तो ये वाला जो आप क्वेश्चन देख रहे हो कि हाफ mv² इज इक्वल टू mgh, चेक वेदर दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट डायमेंशन वाइज, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, और आई थिंक ये एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है सिमिलर टाइप का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं
थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है कि टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, एक से ज्यादा फिजिकल, दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बताना। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया था, कौन सा, सेंट्रिपिटल फोर्स का, याद होगा ये, ठीक है। सेंट्रिपिटल फोर्स मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और उसको वेलोसिटी v से और एक रेडियस r वाले लेंथ से अगर उसको रिवॉल्व करेंगे, तो उस सिचुएशन में जो उस पर फोर्स लगेगा वो प्रोपोर्शनल होगा तीन क्वांटिटीज के, मास, वेलोसिटी और रेडियस के ऊपर। और उसके बाद ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो k लगेगा। तो अब यहां पर इसका जो डायमेंशन होगा फोर्स का और इन तीनों क्वांटिटीज का डायमेंशन होगा, वो दोनों क्या हो जाएगा, सेम होगा। जिससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि m का एक्सपोनेंट क्या आएगा, v का एक्सपोनेंट क्या आएगा और r का एक्सपोनेंट क्या आएगा, दोनों को कंपेयर करके। और फिर हम फाइनली मास फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो डिराइव कर सकते हैं कि कैसे वो मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। क्या इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे? एक क्वेश्चन देता हूं इसी पे बेस्ड, उसको सॉल्व करके दिखाओ। नोट करना एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम, कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम having a bob attached to string, having a bob attached to string. तो पेंडुलम तो आप सभी ने देखा ही होगा कभी ना कभी। तो इस टाइप का पिछले बार भी हमने मैथ्स की क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन किया था, याद होगा, पेंडुलम वाला। दिस इज कॉल्ड बॉब, ये स्ट्रिंग से अटैच है और वो इस तरीके से रिवॉल्व करेगा, ये समझ लो, है ना। आगे लिखा है, दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ, that oscillates under the action of force of gravity, that oscillates under the action of force of gravity। तो इसका जो ऑसिलेशन होता है, मूवमेंट होता है, वो ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। आगे लिखना, सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, suppose that the period of oscillation of simple pendulum depends on its length L, depends on its length L। तो इसके जो ऑसिलेशन पीरियड है, ऑसिलेशन पीरियड को T से अगर मान लो डिनोट कर दें, तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, L के ऊपर, ठीक है। मास ऑफ द बॉब M, मास ऑफ द बॉब m, तो ये जो बॉब अटैच्ड है उसका मास अज्यूम कर रहे हैं, स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं। आगे लिखना, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, लिख लिया। डिराइव द एक्सप्रेशन for its time period using method of dimension, using method of dimension। नोट कर लिया? तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो इसका टाइम पीरियड t है वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, L और M और G। ये क्लियर हो गया? अब आपको इस टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन बनाना है यूजिंग डायमेंशन। चलो बताओ क्या होगा, कैसे बनेगा। जो टाइम पीरियड t है वो इन तीनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब इन तीनों के प्रोपोर्शनल होगा विथ सम एक्सपोनेंट। हो सकता है इसका एक्सपोनेंट a हो, इसका एक्सपोनेंट b हो और इसका एक्सपोनेंट क्या हो, c हो। समझ में आई ये चीज, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब अगर मान लो मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाऊंगा तो इक्वल्स टू का सिंबल आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट k आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, l रेज टू पावर a, m रेज टू पावर b और g रेज टू पावर क्या हो जाएगा, c।
क्या ये समझ में आ गया? अब अगर मुझे मान लो ये चाहिए कि भाई टी का वैल्यू एग्जैक्टली कितना होगा, तो मुझे एक्सपोनेंट चाहिए ना कि क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं तीनों के डायमेंशन लिखूंगा। तो सबसे पहले टाइम का डायमेंशन क्या होता है, तो टाइम का डायमेंशन तो सिर्फ टी होता है। ये कांस्टेंट है तो उसका ये डायमेंशन लेस होगा। यहां पर एल हो गया तो एल का डायमेंशन क्या होगा, एल होगा, L1 होगा। समझ में आ गया ये चीज? ये क्या है, m मतलब मास, तो मास का डायमेंशन क्या होता है, m1 हो जाएगा, फंडामेंटल क्वांटिटी है। समझ गए ना ये चीज? और ये g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या होता है इसका यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट। डायमेंशन की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, m0 तो नहीं लिखता, l t -2, यही होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर याद होगा। तो ओवरऑल यहां पर उसका एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट, इसके एक्सपोनेंट में क्या है, देखो a है, इसके एक्सपोनेंट में क्या है, b है, और इसके एक्सपोनेंट में क्या है, c है। क्लियर हो गया ये चीज? तो लेफ्ट साइड में डायमेंशन हो गया m0 l0, और इधर पे क्या आ रहा है, t, क्योंकि टाइम है ना, टाइम पीरियड ऑसिलेशन, तो उसका डायमेंशन m0 l0 और क्या हो जाएगा, t। और राइट साइड में अगर मैं इसके डायमेंशन लिखूं तो l की पावर में यहां पर a है, और l की पावर में यहां पर क्या है, c है, समझ लो। तो l रेज टू पावर क्या हो जाएगा, ये a प्लस c। इसको उस फॉर्मेट में लिखते हैं, mlt के फॉर्मेट में, m फिर l फिर t, है ना। तो सबसे पहले हालांकि l मिल गया, तो l की पावर में a और l की पावर में c, मतलब l की पावर में यहां पर क्या आ जाएगा, a प्लस सी। समझ में आ गया ये चीज? m के पावर में क्या आएगा, चेक करो, m की पावर में आ जाएगा b, और t की पावर में क्या आएगा, चेक करो, t की पावर में आ जाएगा -2c। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब अगर हम इसके एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करें तो b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां पर 0। क्या ये क्लियर हो गया? और इसको अगर कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। अगर t के एक्सपोनेंट को, यहां पर -2c है ना, मैंने -2 बस लिख दिया, -2c। क्लियर? तो -2c इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहां पर 1। क्लियर हो गया ये चीज? जिससे यहां c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -1/2। सी की वैल्यू अगर मैं -1/2 रखूंगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1/2। तो ए की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई, और किसकी वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई। क्या ये क्लियर हो गया? अब इन ए बी सी की वैल्यू को आप रखो इस जगह पे जो हमने ये फॉर्मूला बनाया था। तो बताओ ये t इज इक्वल्स टू, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k हो गया, l की पावर में क्या आ जाएगा, a मतलब 1/2, m की पावर में क्या आ जाएगा, b मतलब 0, और g की पावर में क्या आ जाएगा, c मतलब -1/2। समझ में आ गया? तो ये वाली टर्म तो हट जाएगी, मतलब जो ऑसिलेशन पीरियड है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो जो t है वो क्या हो जाएगा, k l की पावर हाफ अपॉन g की पावर हाफ। क्या ये क्लियर हो गया? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू के रूट एल अपॉन जी। क्या ये क्लियर है सभी को? तो हमने वो ऑसिलेशन पीरियड का फॉर्मूला डिराइव किया। अगर आप लोगों ने कभी यूट्यूब में कई एक्सपेरिमेंटल वाले वीडियो देखे होंगे, ठीक है, तो उसमें एक वीडियो बहुत दिखाता है जिसमें क्या करते हैं, जो भी डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं फिजिक्स का, जो भी प्रोफेसर या फैकल्टी, वो लोग बहुत हैवी ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, और उसको एक स्ट्रिंग से अटैच करते, और उसके बाद उसको रिलीज करते तो जाता है, वापस जाके उन तक आता है, लेकिन उनको हिट नहीं करता। याद आया ये चीज? तो उसमें ये दिखा है कि कितना भी लाइटर ऑब्जेक्ट, उसके और भी कई सारे उसके इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, लेकिन अभी के हिसाब से जो मैं बताऊं, चाहे कितना भी लाइटर ऑब्जेक्ट लो या हैवियर ऑब्जेक्ट लो, जो टाइम पीरियड है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एल के ऊपर और जी के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है ये चीज? तो ये समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? कंप्लीट करो उसको खुद से। ऑनलाइन में क्लियर है सबको, एक बार कंफर्म कर दो। यस सर। ओके।
हो गया ये? चलो ठीक है। सो हमने 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस देखे, अब आते हैं हम लिमिटेशंस पे। डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशन क्या है, तो लिखना फर्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट, it does not give any information about dimensionless constant. It does not give any information about dimensionless constant. ठीक है, इस चीज को समझाता हूं जो मैंने अभी लिखवाया। उसका मतलब है जैसे हमने ये डेरिवेशन तो कर दिया ऑसिलेशन पीरियड का, तो ये ऑसिलेशन पीरियड जो है वो एल और जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन एल और जी हम पता कर सकते हैं, लेकिन ये जो के है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ये हमें नहीं पता कितना होगा। तो इन चीजों को डायमेंशनल एनालिसिस नहीं आइडेंटिफाई कर पाता, उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस यूज करना पड़ता है। समझ में आ गया? जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो किसी फैमिली मेंबर में 3 लोग हैं, है ना, और उस फैमिली में डेली डिनर के लिए 9 रोटियों की खपत होती है, एक एग्जांपल के लिए, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं किसी दिन गेस्ट आए और वहां पर 10 लोग हो गए, तो कितनी रोटियां बनानी पड़ेंगी? तो उसके लिए हमने एक पुराना एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस किया कि भाई 3 लोग थे तो 9 रोटियों की जरूरत थी, तो पर पर्सन कितने की जरूरत पड़ रही है? 3 रोटियों की जरूरत पड़ रही है, तो 10 आ रहे तो कितना लगेगा? 30। समझ में आया? तो उस तरीके से वो जो कांस्टेंट के है वो हमने वो डिसाइड कर लिया कि भाई कितने से मल्टीप्लाई होगा। सेम चीज अगर मान लो हम ये प्रोसेस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। वो चीज डायमेंशन एनालिसिस से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? सेकेंड पॉइंट लिखना, इट फेल्स व्हेन द फिजिकल क्वांटिटी, it fails when the physical quantity depends on some or difference of other physical quantities. तो अगर यहां पर ध्यान दोगे, पिछला जो हमने डेरिवेशन किया था सेंट्रिपेटल फोर्स का, ये के एम वी स्क्वायर अपॉन आर आया था। अभी जो हमने डेरिवेशन किया ऑसिलेशन पीरियड का, ये के रूट एल अपॉन जी आया। तो ये सारे वही डेरिवेशन पॉसिबल हो पाते हैं जहां पर एक फिजिकल क्वांटिटी में दूसरी क्वांटिटी जो है जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रही है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में हो या डिविजन के फॉर्म में या सिंपली सिंगल टर्म हो। लेकिन अगर एक से ज्यादा टर्म्स का फिजिकल क्वांटिटीज का एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा तो ये उसमें डेरिवेशन में काम नहीं आता। जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखो, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इस तरह के डेरिवेशन के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज नहीं कर सकते। समझ में आ गया ये चीज? थर्ड लिखना है इसका, इट फेल्स टू डिराइव रिलेशन, it fails to derive relation that uses exponential functions, trigonometric functions and logarithmic functions. तो ये सारे जो फंक्शंस होते हैं डायमेंशनलेस फंक्शंस होते हैं। तो अगर मान लो कोई क्वांटिटी किसी एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉग फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, तो उस तरह की क्वांटिटी के भी डायमेंशन एनालिसिस नहीं किया जा सकता या डेरिवेशन नहीं किया जा सकता, ये बता रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो t इज इक्वल्स टू साइन v, मान लो ये आ गया, तो यहां पर साइन v तो डायमेंशन है लेकिन साइन v का कोई डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो इस तरह की चीजों में भी हम ये डायमेंशनल एनालिसिस का यूज नहीं कर सकते। ये क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये शायद केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो आप लोग, पढ़ लिया है क्या? ओके, तो ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है ये मेजरमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड साइंटिफिक सिस्टम है वो है। अभी अगर करेंटली मैं इसका एप्लीकेशन बताऊंगा तो वो आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा समझने के लिए,
ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह के साइंटिफिक कैलकुलेटर वगैरह यूज करोगे तो आपको वो समझ में आएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों यूजफुल है। तुम लोगों के में शायद इस बार है साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज, बट कंप्लीट नहीं, उसका अलग अलग वर्जन है ना। तो पहले हम इसके रूल्स समझते हैं, पहले मैं रूल्स बताता हूं और फिर आप समझोगे कि किन फिगर्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर रूल्स लिखना, या इसका पहले शॉर्ट एक पॉइंट लिखो, दोज फिगर्स, दोज डिजिट्स इन मेजर, those digits in measured quantity which are reliable are called significant figures, are called significant figures. अब इसके रूल्स मैं बता रहा हूं। रूल नंबर 1 है all non-zero digits are significant. Rule number 1, all non-zero digits are significant. Digits are significant. एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर मैं लिखता हूं 2.34 या 1257 या 321875, ठीक है, तो ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट। तो अगर मैं पूछूं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आपका आंसर क्या होगा 3। इसमें कितने हैं तो आंसर क्या होगा 4। इसमें कितने हैं तो आंसर क्या होगा 6। क्लियर। अगर मैं ये लिखता हूं 3.12758 तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6। तो डिपेंड नहीं करता डेसिमल की पोजीशन क्या है, अगर जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। सेकेंड लिखना, all zeros between non-zero digits are significant. Zero digits are significant. ठीक है, तो इसका सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 2003 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4। 372.008 1 2 3 4 5 6, तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए 6। समझ में आ गया। थर्ड लिखना, all zeros left to non-zero, all zeros left to non-zero, all zeros left to non-zero are not significant, are not significant. इसके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर मान लो 0027 तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए 2। अगर ये आ गया 0.0001 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए 1। तो इस पे फर्क नहीं पड़ता कि पॉइंट के बाद है पॉइंट के पहले, अगर जितने भी लेफ्ट वाले जीरोस होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। एक एग्जांपल ले लेता हूं 0.02005 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे 4। क्या ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट रूल पे आते हैं, रूल नंबर 4, all zeros after non-zeros, all zeros after non-zeros, all zeros after non-zero without decimal are not significant, are not significant. जैसे कि 273000 427.000 2300.00, तो यहां कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है 3। यहां अच्छा विदाउट डेसिमल बोला ना मैंने, तो उसका एग्जांपल देना चाहिए मुझे। हाँ, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं तो आंसर है 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है तो आंसर है
क्या ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखो फिफ्थ रूल, all zeros after non-zero with decimal are significant. 2730.00, 327.000, 125.720। हाँ, तो इसमें क्या बोला? ऑल जीरोस आफ्टर नॉन जीरो विथ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। हाँ, इसमें कितना होगा बताओ? ऑल जीरोस आफ्टर नॉन जीरो के बाद विथ डेसिमल अगर आ रहे हैं तो सारे सिग्निफिकेंट, तो पूरे के पूरे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा? 7। मतलब अगर मान लो यहां पर मैं पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा देता तो इसमें कितने से, पहले कितने थे? 3 थे, लेकिन अब कितने हो जाते? ये 6 + 2 कितने हो जाते? 8 हो जाते। समझ में आ गया ये चीज? इसमें बताओ कितने होंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स? 3 + 3 कितने हो जाएंगे? 6। इसमें कितने हो जाएंगे? 3 + 3 कितने हो जाएंगे? 6। समझ में आ गया ये रूल? यही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी सब तो क्लियर है। नेक्स्ट है फॉर साइंटिफिक नोटेशन। फॉर साइंटिफिक नोटेशन, तो अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर वगैरह आप यूज करोगे ना, तो जनरली बहुत लार्ज या स्मॉलर नंबर को यूजुअली वो ऐसे एक्सप्रेस करता है, a × 10⁻⁴ तुम लोगों ने भी कुलाम्स वगैरह, 1 कुलाम का क्या यूनिट, कितने चार्ज होते हैं वो सब देखा होगा। ठीक है, 1 कुलाम में कितने चार्ज है, तो बहुत लार्ज नंबर या स्मॉलर नंबर में यूजुअली ये रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। तो यहां पर अगर ऐसा एक्सप्रेशन हो, तो जो ए के नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे वही इस पूरे के नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। और ए में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे कैसे डिसाइड होगा? बाय अबव 5 रूल्स। क्लियर हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं 1.57 इंटू 10⁻19, तो बताओ कितना होगा? 3। 1.00 इंटू 10⁻20, तो कितना हो जाएगा? 3। 20300 इंटू 10⁻18, तो कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स? तो ये हो जाएंगे 3। समझ में आ गया ये चीज? दैट्स इट, ये सिंपल सा रूल था। अब मैं इस पे बेस्ड कुछ एक क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आप लोगों की बुक्स में अवेलेबल हैं, तो एक बार उसको सॉल्व करना, फिर उसके बाद हम इसी पे आगे बेस्ड क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो यहां पर मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताने हैं। नोट करो क्वेश्चन। स्टेट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। स्टेट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, जिसमें फर्स्ट है 0.007 मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये यूनिट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये बता दूं मैं, यूनिट का इससे कोई लेना देना नहीं है। 2.64 इंटू 10⁻24 kg। थर्ड है 0.2370 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। फोर्थ है 6.320 जूल्स। फिफ्थ है 6.032 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिक्स्थ है 0.000603 मीटर स्क्वायर। बताओ एक एक करके। फर्स्ट में कितने, भव्य बताओ, फर्स्ट में कितने? 1। सेकंड में कितना है बताओ पलक? 3।
थर्ड में कितना है बताना, थर्ड में 4, नेक्स्ट में कितने हैं सिग्निफिकेंट, 4, नेक्स्ट में कितने हैं, करेक्ट, नेक्स्ट 4, करेक्ट, समझ में आ गया ये चीज, चलो ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालना, नेक्स्ट हेडिंग डालना राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ मेथड जो हम यूज करते हैं, वैसे तो हालांकि आप लोग जानते होंगे बहुत सारी सिचुएशंस में, बट फिर भी हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। राउंडिंग ऑफ डिजिट्स का कैसे करना होता है कि एग्जांपल, हेडिंग डालो पहले, राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ। अब मान लो एक नंबर है 7.324, ठीक है, और अगर आपको बोला गया कि इसको राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट तक, 2 प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक मतलब यहां तक राउंड ऑफ करना है, तो आप क्या करोगे, ये वाले डिजिट को देखोगे। तो अगर मान लो ये जो भी डिजिट है x है वो 5 से छोटा है, तो राउंड ऑफ करने के लिए सिंपल टेक्निक क्या हो जाएगी, 7.32, उस डिजिट को इग्नोर कर देंगे। समझ में आ गया। अगर मान लो लिखा है 8.1732325 अगर आपको इसको राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट तक, तो बताओ राउंड ऑफ करोगे 3 डिजिट तक क्या आ जाएगा, 8.173, ये 2 लिखा है मैंने ना, ये 2 है, तो ये नंबर जो है वो लेस देन 5 है, तो उस डिजिट को हम चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज होगा। क्लियर। बट अगर मान लो इस तरह का नंबर आता है 7.328, मतलब जो भी आपका डिजिट है, मान लो ये वो डिजिट है x, अगर वो ग्रेटर देन 5 आ रहा है, तो जब आप उसको राउंड ऑफ करोगे, इसको 2 डिजिट पे राउंड ऑफ करना होगा, तो इस डिजिट को एक नंबर इंक्रीज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 7.33। समझ में आ गया। अगर 572.8157 ये आता है, अगर मान लो इसको आपको राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट तक, तो क्या आएगा 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करने पे 572.816। ये क्लियर हो गया। अब यहां पर एक कंफ्यूजन होता है जब आपका राउंडिंग ऑफ डिजिट जो है वो इक्वल टू 5 आ जाए। जैसे अगर मान लो 7.325, अगर आपको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो ये वाला जो डिजिट है x इज इक्वल टू क्या हो गया 5, है ना, तो क्या होगा राउंड ऑफ करने पे 7.932 ही रहेगा ये। यहां पर क्या करते हैं, अगर राउंडिंग ऑफ डिजिट के पहले वाला डिजिट अगर इवन है तो उसके इवन रहने देंगे, लेकिन अगर मान लो 7.315 है, अगर हमें 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो ये डिजिट 5 है, तो उसके पहले वाला डिजिट क्या है, ऑड है, तो इसको इवन में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा 7.32 हो जाएगा। समझ में आ गया। एक एग्जांपल बताता हूं, 3.1255, इसको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, 3 डिजिट तक, तो 3.126 हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज। तो राउंडिंग ऑफ करते समय हमें ये चीज ध्यान में रखनी है। तो आप कुछ एग्जांपल नोट करना चाहते हो तो तीनों नोट कर लो, 3 अलग अलग सिचुएशन के, एक जब x लेस देन 5 होगा, x ग्रेटर देन 5 होगा, और जब x इक्वल्स टू 0 होगा। ये दोनों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इक्वल्स टू 5 होगा, बस उस समय थोड़ा केयरफुल रहना है।
ओके, नेक्स्ट हेडिंग डाला रूल्स फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, इसमें लिखना मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ टू नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ टू नंबर्स हैज टू लीव इन, हैज टू लीव इन least significant figures, has to leave in least significant figures। लिख लिया? अब जो आपने लिखा उसका मतलब समझाता हूं। जैसे मान लो ये आपका फर्स्ट नंबर है और ये आपका सेकंड नंबर है, अगर मान लो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट मल्टीप्लीकेशन करने पे आपको ये मिलेगा आंसर। क्लियर? अब अगर यहां पर देखा जाए तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 5। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 4। और अभी जो आपने स्टेटमेंट लिखा उसका मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का जो भी रिजल्ट होगा उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाले फॉर्म में लिखना है। तो इन दोनों में से लीस्ट कौन सा है? 4। तो जो रिजल्ट आएगा उसको हम सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब हम सिर्फ 4 डिजिट्स लेंगे। समझ में आ रहा है ये चीज? तो 4 डिजिट लेंगे तो 2014। पॉइंट क्या है यहां पर? 5। समझ में आ रहा है? तो 0.5 है, मतलब राउंडिंग ऑफ करेंगे तो राउंडिंग ऑफ करते समय x इज इक्वल टू 5 हो गया। तो उसके पहले वाले डिजिट को चेक करते हैं, अगर वो इवन है तो एज इट इज रहने देंगे। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2014। क्या ये समझ में आ गया? तो अब ये बताओ, अगर मान लो ये दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? 4। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? 2। मल्टीप्लीकेशन का ये रिजल्ट आया, तो हमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स में से एक्सप्रेस करना है? 2 में। तो आंसर क्या आएगा? 3.6 आएगा, क्योंकि 5 है, ये राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा? 6। क्लियर हो गया? तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करते समय हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स को और राउंडिंग ऑफ टेक्निक को कैसे यूज करेंगे, ये 2 एग्जांपल आप लोग नोट डाउन कर लो सो दैट ध्यान में रहे वो। ठीक है, तो मैं यहाँ एडिशन का फिलहाल एग्जांपल ले रहा हूँ। और यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स फॉर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। एडिशन सब्सट्रैक्शन करते समय हम इन रूल्स को कैसे फॉलो करेंगे? अगर जैसे यहाँ पर इन दोनों का एडिशन करूं तो कितना आ जाएगा? 15.335। क्लियर हो गया ये चीज? क्या लिखा है? लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस लेने हैं, तो इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है? 3। इसमें कितने हैं? 2। तो हमें इसको कहां पर स्टॉप करना है? 2 पे। तो आंसर क्या आएगा बताओ? 15.34। क्योंकि 5 है तो राउंड ऑफ करके क्या लिख देंगे? 34। क्या ये क्लियर हो गया? इसका क्या आएगा बताओ? 100.4303 आएगा, लेकिन हम कहां पर स्टॉप कर देंगे? 100.43 पे। इसका क्या आएगा बताओ? 10 पॉइंट या आ जाएगा 629 पे, लेकिन राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे हम? 10.6 लिख देंगे। क्या ये क्लियर हो गया?
हटा दो फिर ये मैं। चलो अब देखते हैं कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स जो अभी हमने देखा उस पे बेस्ड, ठीक है, कि कैलकुलेशन करते समय हम किस तरीके से इन सिस्टम्स को, फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करेंगे। तो आपके बुक के ही क्वेश्चन फिलहाल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। बेटर होगा कि मैं इसमें से इंपोर्ट ही कर दूं, ठीक है, मेरे पास बुक है, सो दैट आप यहीं पर से सॉल्व करना चालू कर सकें। यूनिट्स एंड मेजरमेंट कौन से बुक? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक बार इसको चेक करो और फिर उसको सॉल्व करके बताओ फाइनल आंसर्स क्या आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स है, और आपको लिखा है इन द स्टेटिंग न्यूमेरिकल आंसर्स टेक केयर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। फर्स्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू डैश मीटर क्यूब, ठीक है। तो क्यूब का आपको वॉल्यूम लिखना है इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब, और यहां पर क्या गिवन है, 1 सेंटीमीटर उसका डायमेंशन गिवन है। क्लियर? तो सबसे पहले 1 सेंटीमीटर को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है, 10⁻⁻² मीटर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो डायमेंशन होता है किसका, वॉल्यूम का, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, और यहां पर आपको ए की वैल्यू मिल चुकी है 10⁻⁻6। तो v इज -2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻2 और होल क्यूब, मीटर क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा। तो फाइनली आंसर मिलेगा आपको 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। चेक करो, कंफर्म कर दो, हो गया ये, ठीक है। सिमिलर वे में सेकेंड का आंसर बताओ क्या होगा। surface area of solid cylinder of radius 2.0 centimeter and height 10.0 centimeter is equal to mm square में आपको बताना है। तो mm कन्वर्जन पता है ना, 1 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर। सो रेडियस जो यहां पर 2.0 सेंटीमीटर है, इट विल बी इक्वल्स टू 20 मिलीमीटर, एंड इसका जो हाइट है वो 10.0 सेंटीमीटर है, सो ये हो जाएगा 100 मिलीमीटर। कितना आ रहा है, नहीं इसमें सरफेस एरिया निकालना है ना। किसका निकालना है सरफेस एरिया का, सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर। सिलेंडर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr² प्लस 2πrh, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2πr अंडर ब्रैकेट h प्लस r, इस फॉर्म में। हाँ, 2 इंटू 3.14, r की वैल्यू यहां पर हम क्या लेंगे 20, और h प्लस r मतलब 100 प्लस 20, ये कितना हो जाएगा 120। फर्दर मल्टीप्लीकेशन किया कितना आ रहा है
अच्छा, फ्रैक्शन में छोड़ा है क्या, डेसिमल में नहीं लाया? अच्छा, 22/7 लिया पाई का वैल्यू, ओके। एक्चुअली इसको पॉइंट में चाहिए ये वैल्यू, और पॉइंट में इसलिए बिकॉज हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग इस आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है। चलो मैं यहां पर बता देता हूं ये कितना आएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 15072 mm², ये आएगा 15072 mm², अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा ये। क्लियर हो गया ये चीज? बट इसको आपको साइंटिफिकली रिप्रेजेंट करना है, और अगर आप यहां देखोगे यहाँ डायमेंशन में क्या है, 2.0 सेंटीमीटर। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? 2। यहाँ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? 3। क्लियर हो गया? तो जो रूल्स हमने देखा था, अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो जो आंसर होता है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स के फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर? और साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन भी हमने देखा था। तो अगर साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन में जाऊं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 15.072 होल इंटू 10⁻³ ऐसा लिखा जा सकता है। क्या ये क्लियर हो गया? और हमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक लेना है, तो मैं सिर्फ यहां पर क्या ले लूंगा, 15 ले लूंगा। तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 15 इंटू 10⁻³ mm²। mm² आएगा, हाँ स्क्वायर ही आएगा। क्लियर हो गया है सबको ये चीज? ठीक है, तो ये कन्वर्जन करना है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, अपने आप वो चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट का आंसर बताओ क्या आएगा थर्ड का। थर्ड में लिखा है अ व्हीकल मूविंग विद स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर आपको स्पीड गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर, और आपको इसको कन्वर्ट करना है मीटर इन 1 सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। ये आप लोग ऑलरेडी बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके होते हो। सिंपली एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, 5/18, करेक्ट। तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना 18 इंटू 5/18, तो किलोमीटर पर आवर से वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट आ जाएगा। फाइनल आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी में तो मेरे ख्याल से पता होगा। क्या आप लोगों ने रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो लिखो वो फॉर्मूला। इसमें कई चीजें ऐसी आएंगी जो हो सकता है आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो, लेकिन वो यहाँ पर यूज होगा, तो मैं बताते रहूंगा बीच बीच में। तो लिखो फॉर्मूला, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब जैसे अगर मान लो आप लोगों को कभी स्कूल पहुंचना है, स्कूल का टाइमिंग 9 बजे है, कोई 9:05 को आ रहा है तो कोई 8:50 को आ रहा है, तो हम रेफरेंस किसके हिसाब से देख रहे हैं कि कोई 5 मिनट बाद आ रहा है या 5-10 मिनट पहले आ रहा है, तो एक रेफरेंस टाइम हमने सेट कर लिया। वैसे ही डेंसिटी के लिए रेफरेंस क्या है, वाटर की डेंसिटी। तो अगर कोई किसी भी सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है या कम है, अगर हम ये देख रहे हैं, तो किसके रेफरेंस में, किसके रिलेटिव में, तो रिलेटिव टू वाटर। क्लियर हो गया ये? हाँ, यस। तो वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये भी नोट कर लो, डेंसिटी ऑफ वाटर इज, डेंसिटी ऑफ वाटर ये होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक क्लियर हो गया? अब आपको बोल रहा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लीड इज 11.3, मतलब आपको किसकी वैल्यू दे दी गई है, इसकी। अच्छा, ये यूनिट लेस होगा ना, रिलेटिव डेंसिटी, बिकॉज डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, यूनिट कट जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 11.3 सिर्फ दिया, नंबर दिया है, यूनिट नहीं दिया। और आपको डेंसिटी ऑफ वाटर पता है कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इट्स डेंसिटी इज, तो वो भी कितना आ जाएगा, 11.3
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब इसको किस में कन्वर्ट करके दिखाना है, और केजी पर मीटर क्यूब में। क्या ये कन्वर्जन हो जाएगा? बताओ क्या आएगा केजी पर मीटर क्यूब में? टेन रेस टू पावर, सेंटीमीटर को 10⁻⁻² लिखेंगे, होल रेस टू पावर -3 हो जाएगा। 11.3 इंटू 10⁻⁻³ इंटू 10⁻+6। 10⁻³ आ रहा है क्या? 11.3 इंटू 10⁻³ चेक करो, ये आ रहा है क्या? ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पे। अब आप चाहो तो यहां पर ना वो डायमेंशन बेस्ड सिस्टम यूज कर सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन में, अगर आपको डायरेक्ट कन्वर्जन में प्रॉब्लम आती है, या तो डायरेक्टली भी कर सकते हो जैसा कंफर्टेबल हो। तो बताओ फर्स्ट का क्या होगा? 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर। करो फर्स्ट का कैलकुलेशन कितना आएगा? कितना आ रहा है? 10⁻⁷। हाँ ठीक है, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट। 1 मीटर इज हाउ मच LY? LY का मतलब क्या होता है पता है? लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स का मतलब क्या होता है पता है? नहीं पता? अच्छा ये बताओ, ये किस चीज की यूनिट है मीटर? लेंथ या डिस्टेंस? तो LY लाइट ईयर भी किसकी यूनिट होगी? डिस्टेंस की ही यूनिट होगी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ईयर मतलब हमें लगता है कई बार टाइम है, लेकिन वो टाइम नहीं है। लाइट ईयर का मतलब है डिस्टेंस। इसका मतलब होता है एक लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। क्लियर हो गया ये चीज? क्या तुम लोगों को पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ तो लिखो पहले ये चीज। स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर। ये क्लियर हो गया? हाँ सॉरी, मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्पीड है। ठीक है, अब यहां पर 1 लाइट ईयर में, 1 लाइट ईयर में जो टाइम है वो कितना टाइम है? 1 ईयर का टाइम है। अब 1 ईयर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 1 ईयर में कितने सेकेंड्स होते हैं? तो 365 डेज होते हैं। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। एक आवर में 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 1 ईयर में इतना सेकेंड्स होगा, इतना टाइम होगा। ये समझ में आ गया? तो अगर मान लो मैं स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। क्लियर हो गया? तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड के लिए 3 × 10⁸ हो गया, इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 ये आएगा अप्रोक्सीमेटली। सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं राउंड ऑफ करके फाइनल फिगर बता रहा हूं। ये फाइनल फिगर आएगा 9.8
0.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स, इंटू 10⁻15 मीटर्स। इसका क्या मतलब हो गया, एक लाइट एक साल में इतना डिस्टेंस कवर अप करेगी। क्लियर हो गया? तो ये 1 लाइट ईयर का मीटर में कन्वर्शन है। तो आप ये लिख लो नोट करके कहीं पर, 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स। क्लियर हो गया ये चीज? और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1 मीटर इज हाउ मेनी लाइट ईयर्स। तो क्या होगा बताओ, 1 मीटर इज हाउ मेनी लाइट ईयर्स। तो यहां पर 1 मीटर को लाइट ईयर में कन्वर्ट करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 1/9.46 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर्स। क्या ये समझ में आया क्या किया मैंने? तो अब अगर इसको डिवाइड करना है तो सबसे पहली चीज तो ये जो 10⁻15 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻−15, और ये 1/9.46 आएगा। तो एक अप्रोक्सीमेशन में मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो देखो किस तरीके से लिख सकता हूं। एक काम करते हैं, एक 10 से ऊपर एक 10 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे इसको 10⁻16 बना देते हैं। तो ये 10/9.46 इंटू 10⁻16 ऐसे ही होगा अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं 9 से 9.46 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 1 या उससे अप्रोक्सीमेटली ग्रेटर नंबर आएगा। तो ये 1.05 या 5 के आसपास कुछ आएगा इंटू 10⁻16। एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करना है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो वो सारी चीजें, ठीक है। तो लगभग मैं आपको बता रहा हूं, ये आएगा 1.05 इंटू 10⁻16 मीटर्स, सॉरी लाइट ईयर्स। 1.05 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर्स, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट ये वाला कंप्लीट कर लोगे, सी और डी चेक करो एक बार। कन्वर्ट किया इसको, 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। बताओ जल्दी से क्या है आंसर। आएगा किसी का आंसर?
3880 3880 आएगा इसका आंसर। चेक करो। देखो डायमेंशनल एनालिसिस को यूज कर सकते हो ना, जैसे n2 n1 अपॉन ये याद होगा ना, तो यहाँ पर क्या है मीटर और ये किलोमीटर, तो 1/1000, ठीक है। सेकंड और यहाँ पर है आर, तो आर को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया और पावर में क्या हो गया -2, तो ये 3600 हो जाएगा। पावर -2 था, +2 हो गया। क्लियर हो गया ये चीज। सो इसको मैं 36 का स्क्वायर और 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ। ओके, और यहाँ पर 36 का स्क्वायर होता है 1296 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दो, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे तो 3888 ये आ जाएगा इनका मल्टीप्लीकेशन। और 10 की पावर -3, 10 की पावर +4 मतलब 10 बच जाएगा। सो फाइनली ये आ जाएगा आंसर कन्वर्शन। क्लियर हो गया ये? अलग समझ में आ गया ना? हाँ, नेक्स्ट ये वाला कन्वर्ट करके बताओ जी को। जी क्या है यहाँ पर? करेक्ट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो उसको इस यूनिट सिस्टम से इस यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। डायमेंशन एनालिसिस यूज करके करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ध्यान रखना। तो n2 इज इक्वल्स टू n1 m1 बाय m2 मास। तो मास देखो यहां पर देख लो, ग्राम -1, तो पावर में क्या आ गया -1। फिर क्या आ जाएगा L1 बाय L2, सेंटीमीटर क्यूब है मतलब पावर में आ गया 3। T1 बाय T2 -2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 बाय m2 की जगह पे क्या आएगा बताओ? m1 मतलब कि यहां पर मास की यूनिट क्या है केजी, और m2 यहां मास की यूनिट क्या है ग्राम्स। तो 1 केजी की जगह पे क्या आ जाएगा 1000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1, m1 बाय m2, और पावर में क्या आ गया -1। ये क्लियर हो गया। फिर L1 बाय L2, तो यहां पर मीटर है और यहां पर क्या है सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100/1, ओके, और यहां पर क्यूब आ जाएगा। क्लियर। फिर T1 बाय T2, ठीक है, तो यहां पर ये न्यूटन में गिवन है, तो न्यूटन का दूसरा यूनिट फॉर्म क्या होता है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, याद है ना। F इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे यूनिट के फॉर्म में तो ये सेम यूनिट है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये 1/1 की पावर में क्या आ जाएगा -2। ये क्लियर हो गया। सो अब बताओ फाइनली क्या आएगा आंसर? करेक्ट, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर पर ग्राम। हो गया, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट आते हैं। और कुछ 2-3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 1.3 देख रहे हैं, ये हमने ऑलरेडी किया था थोड़ी देर पहले, याद होगा, कैलोरी वाला क्वेश्चन, ठीक है, जिसको अल्फा रेस टू पावर -1 बीटा रेस टू पावर -2 गामा स्क्वायर ये वाला किया था। 1.4 ऐसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं। इसमें क्या लिखा है एक बार बस समझा देता हूँ।
To call a dimensional quantity large or small is meaningless without specifying the standard for comparison. In a view of this, reframe the following statement wherever necessary. तो मतलब ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी क्वांटिटी को लार्ज है या स्मॉल है वो बताने के लिए आपको रेफरेंस चाहिए, तो वो आपको इन स्टेटमेंट को रीफ्रेस करके बताना है। जैसे एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, तो आपको किसी के रेफरेंस में बताना पड़ेगा। एटम्स आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू अ ग्लोब या अ बॉल। समझ में आई ये चीज? अ जेट प्लेन मूव्स वेरी विथ ग्रेट स्पीड, तो आपको इसका एग्जांपल बताना पड़ेगा। अ जेट प्लेन मूव्स विथ ए ग्रेटर स्पीड एज कंपेयर टू ए ट्रेन या एज कंपेयर टू अ बस, लाइक दैट। तो वो रिफ्रेस करना है, आपको एक रेफरेंस उसमें बताना है, बस ये बोल रहा है। ये वाला क्वेश्चन एक बार करके बताओ, क्वेश्चन नंबर ये 1.5 ट्राई करो इसको एक बार, क्या लिखा है। देखो क्वेश्चन बड़े सिंपल होंगे कई बार, लेकिन आपको ना वो समझ नहीं पाओगे, वो कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है? तो इसीलिए इसको एक बार देखो क्या लिखा है। A new unit of length is chosen such that speed of light is unity. तो पहली लाइन का मतलब समझ में आया क्या? लेंथ की कोई एक नई यूनिट चूज कर रहे हैं, पता नहीं क्या है वो यूनिट, लेकिन उसको हम यूनिट मेंशन करते हैं। जैसे नॉर्मली हम मीटर किलोमीटर ये ले रहे हैं, मान लो उसकी यूनिट है यूनिट इटसेल्फ, और उस सिचुएशन में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितना है? यूनिटी है, ये गिवन है। What is the distance between sun and earth in terms of new unit? तो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस बताना है इस न्यू यूनिट के टर्म्स में। समझ में आ गया? If light takes 8 minute 20 seconds to cover this distance, तो यहां पर टाइम दे दिया है, ठीक है? तो क्या ये बता पाओगे? अगर मैं बताऊं इस क्वेश्चन में एक ही रिलेशन यूज हो रहा है, वो है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये वाला रिलेशन। समझ में आ गया? इसमें आपको एक चीज पूछी है, कौन सी चीज पूछी है? क्या पूछा है? इन तीनों में एक चीज पूछा है, क्या पूछा है? डिस्टेंस। तो आपको डिस्टेंस निकालना है, और बाकी दो चीजें गिवन है। तो टाइम कितना गिवन है बताओ? 8 मिनट 20 सेकेंड्स। तो अगर इस पूरे को मैं सेकेंड्स में कन्वर्ट करूं तो बताओ कितना होगा? 480 प्लस 20, तो ये टाइम कितना हो गया? 500 सेकेंड्स। ये समझ में आ गया? और स्पीड भी क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन वो तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कहा क्या है स्पीड। यूनिटी, यूनिटी मतलब 1 यूनिट पर सेकेंड। जो बोल रहे हैं ना स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी, तो इट इज 1 यूनिट। यूनिट मतलब है लेंथ की नई यूनिट जो बोल रहा है, और पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड और सेकेंड कट जाएगा, तो 1 इंटू 500 मतलब कितना आ जाएगा? 500 यूनिट्स, जो नई यूनिट उसने डिफाइन किया है। क्या ये क्लियर हो गया? तो कुछ था क्या इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था, बट क्या ऐसा घुमा फिरा के पूछा कि कंफ्यूजन हो जाए? कर लो इसको कंप्लीट, अगर क्वेश्चन नोट करना है तो वो भी कर लेना। ये तुम्हारी बुक लाए हो क्या फिजिक्स की? भव्य दिखाओ एक बार। बस इतनी सी है, पार्ट 2 भी है ना? हाँ। अच्छा, स्टार्टिंग में बेसिक मैथमेटिक्स इसमें गिवन है। ये सब जो मैंने बताया ना अभी, राउंडिंग ऑफ टेक्निक, सम करते समय, ऐड करते समय, ये सब इसमें मेंशन है, इसको देख लेना एक बार ना।
ये जो अभी मैंने क्वेश्चंस करवाए ना पूरे, ये तुम्हारी बुक में है ये वाले पूरे, ठीक है। तो ये देख लेना, फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चंस हमने किए। ओके अब इसमें से मैं एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं, बस एक दो छोटे से क्वेश्चन, तुम लोग उसको सॉल्व करके बताना, ठीक है। क्वेश्चन है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is 9.11 into 10 raised to power minus 28 grams, minus 28 grams, full stop. How many electrons would make 1 kg? How many electrons would make 1 kg? समझ में आया क्वेश्चन? तो ये आपको गिवन है मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और आपको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मेक्स इट 1 kg. That makes it 1 kg. क्या कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो कि नहीं, चेक कर लेना। 1 kg अपॉन मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, कंफर्म करो, ऐसे ही किया ना? ठीक है, करो आगे। वैसे किया ना, उल्टा किया? नहीं, ये आंसर है क्या? ये आंसर कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, ये उल्टा कर रहे हो। देखो, इसमें ना कई बार कंफ्यूजन होता है, मैं समझाता हूँ, देखो कैसे करो। सिंपल तरीका ये समझो कि एक मास का इतना इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो n है, तो n इलेक्ट्रॉन मिलके कितना बना रहे हैं, 1 kg। तो n इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इट विल मेक 1 kg ऑफ मास। यही मतलब हुआ ना, एक इलेक्ट्रॉन का मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल मेक 1 kg। क्लियर? तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 kg डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्या ये समझ में आ गया? और ये तुम्हें मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर दिया हुआ है 1 kg, पता है तुम्हें ग्राम्स में कन्वर्ट करना है उसको, बना लोगे अभी? भव्य ऐसे ही कर रहे थे ना? तो ये कितना आएगा, यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 kg मतलब 10 रेज टू पावर 3 हो गया, डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 9.11 इंटू 10 रेज टू पावर कितना हो गया ये, -28। सो जब इसको ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर 31 अपॉन 9.11, करेक्ट। अब मैं इसको ना अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए 10 इंटू 10 की पावर 31, 10 इंटू 10 की पावर 30 लिखना पड़ेगा ना, डिवाइडेड बाय क्या लिख देता हूं, 9.11। समझ में आ गया? अगर मैं 9 से इसको डिवाइड करता हूं तो 1 से ग्रेटर नंबर आएगा, अप्रोक्सीमेटली अंदाजे में कर देते हैं, 10 को डिवाइड करते हैं 9 से, 9 वन सा कितना आ जाएगा, ये 9, ये आ गया 1, फिर पॉइंट लगेगा 10, 9 वन 1.1 की अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो कितना आएगा आंसर, 1.1 इंटू 10 रेज टू पावर 30, अप्रोक्सीमेटली इतने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? हाँ, तो लगभग इतना ही आया इसका आंसर। तो इसी टाइप के और कई क्वेश्चंस है लाइट ईयर्स वाले, हम आगे करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में इसको कंटिन्यू। ठीक है, कुछ डाउट है किसी को, कुछ पूछना है ऑनलाइन में? तुम तीनों को कोई डाउट है? नो सर।
नो Okay. सर। ओके नो सर। वैसे ये बुक भी काफी अच्छी है, इसमें बस ये देखना है, हाँ नीट जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस गिवन है ना इसमें। ठीक है, फिर मैं एंड करता हूँ आज की क्लास। कुछ पूछना है पलक, कोई डाउट? ओके।